मेरा नाम ममता है। मैं आज बहुत खुश थी क्योंकि आज मेरी ड्यूटी का पहला दिन था। आखिरकार इतने सालों की मेहनत के बाद मैं पुलिस अफ़सर बन गई थी। मेरी नौकरी बहुत अच्छी चल रही थी। पुलिस स्टेशन में मेरी बहुत तारीफ़ होती थी क्योंकि मैं एक ईमानदार पुलिस अफ़सर थी। मुझे यहाँ नौकरी करते हुए 1 महीना गुज़र गया था। न जाने कितने लोग मेरे पास ऐसे आए थे जो मुझे रिश्वत देने की कोशिश करते थे। मगर मैंने उनको भी यह सिखाया था कि रिश्वत देना और लेना पाप है। इसलिए मैं आपको इस जुर्म में गिरफ्तार भी कर सकती हूँ। इसलिए आगे से इस तरह की कोई बात मत करना। मैं काफ़ी सारे केसेस हैंडल कर चुकी थी। मेरी ज़िंदगी इसी तरह से गुजर रही थी। जब एक बड़ा ही खतरनाक केस मेरे पास आया। एक जवान लड़की पुलिस स्टेशन में भागती हुई मेरे पास आई और कहने लगी, मैडम प्लीज़ मुझे बचा लो। प्लीज़ मेरी मदद करो। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। आप प्लीज़ मुझे उन लोगों के पास वापस मत भेजना। मैं उस लड़की की बात सुनकर दंग रह गई थी और फिर मैंने उसे तसल्ली दिलाई थी। कहा था कि तुम तसल्ली से बात करो। इतना घबरा क्यों रही हो और रो क्यों रही हो? मैंने देखा था कि उस लड़की के सर पर खरोंच लगी हुई थी और उसमें से थोड़ा-सा खून भी बाहर आ गया था। मैंने कहा कि यह तुम्हारे सर पर क्या हुआ है? तो वह कहने लगी कि मैं अभी आपको बताती हूँ मैडम कि मेरे साथ क्या-क्या हुआ है और आगे क्या होने वाला था। उस लड़की ने कहा कि मैं आपके पास रिपोर्ट लिखवाने के लिए आई हूँ। मैंने अपनी दूसरी लेडी अफ़सर की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इसकी रिपोर्ट लिखो। मैंने उस लड़की से कहा कि हाँ बताओ, तुम्हें किसके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाना है? उसने रिपोर्ट लिखवाने के लिए एक ऐसे इंसान का नाम बताया, जिसे सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि सारा शहर जिस इंसान की तारीफ करता था, यह लड़की उस इंसान के नाम पर रिपोर्ट दर्ज कराने आई थी और उसके ऊपर तरह-तरह के आरोप भी लगा रही थी। मैंने उस लड़की से कहा कि तुम जानती भी हो कि तुम किसके बारे में बात कर रही हो? तो वह कहने लगी, जी मैडम, मैं जानती हूँ और अच्छे तरीके से जानती हूँ, लेकिन मैं आपको भी उस इंसान की हकीकत बताना चाहती हूँ, जो अपने घर में लड़कियों को रखने के बाद उनकी बुरी-बुरी हालत करता है। क्योंकि मेरे ही सामने एक लड़की ने अपनी जान गँवाई है। वह बेचारी मासूम थी। उसके माता-पिता तो उसे बहुत भाग्यशाली समझ रहे थे कि बाबा ने उसे अपने घर में रखने की अनुमति दे दी। लेकिन वह यह नहीं जानते थे कि इस घर में क्या-क्या होता है। यहाँ पर लड़कियों के साथ बड़ा बुरा सलूक किया जाता है। वह बेचारी मासूम चीख रही थी, चिल्ला रही थी, मगर उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। वह बेचारी तड़पती रही और तड़पते-तड़पते ही उसने अपनी जान दे दी। मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं भी अपनी जान से हाथ धो बैठूँ। मैं इस ढोंगी बाबा की हकीकत सारी दुनिया के सामने लेकर आना चाहती हूँ। तभी मैं अपनी जान पर खेलकर वहाँ से भागकर आई हूँ। अब आप ही हो जो मुझे मेरी मदद कर सकती हो। मैंने उससे कहा, अच्छा बताओ, तो तुम्हारे साथ वहाँ क्या हुआ? और तुम जिस लड़की की बात कर रही हो, उसके साथ क्या हुआ? आखिर हम भी तो जानें कि बाबा जी अपने घरों में रहने वाली लड़कियों के साथ क्या-क्या करते हैं। तो वह लड़की रोते हुए कहने लगी कि मैडम, सिर्फ बाबा जी ही नहीं बल्कि उनकी पत्नी भी बहुत खतरनाक औरत है। सबसे ज़्यादा बुरी तो वही औरत है। उस लड़की ने अपनी कहानी बतानी शुरू की कि उसके साथ और उसके साथ रहने वाली लड़कियों के साथ वहाँ पर क्या-क्या हुआ। उस लड़की ने बताया कि मैं गरीब फैमिली से बिलॉन्ग करती हूँ। हम लोग इस गाँव में के ही रहने वाले हैं। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरे माता-पिता मुझे इस दुनिया से छोड़कर जा चुके हैं। मैं अपने भैया-भाभी के साथ उनके घर में रहती थी। कहने को तो मेरा भी घर था, लेकिन मुझे उस घर में भाभी ने कभी खुश रहने ही नहीं दिया। कभी भी अपना अधिकार नहीं मिला था। जिस दिन से भाभी आई थीं, उसने मेरे भाई को अपने काबू में कर लिया था और मुझ पर अत्याचार करने शुरू कर दिए थे। भाभी का बिहेवियर मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहता था। वह घर के सारे काम मुझसे करवाया करती थी, जबकि उन्होंने मुझे पूरे गाँव में बदनाम किया हुआ था कि मेरा किसी लड़के के साथ अफ़ेयर चल रहा है। वह चाहती थी कि मेरी शादी जल्द से जल्द हो जाए, मगर मेरी अभी उम्र ही क्या थी। मेरे लिए रिश्ते तो आने शुरू हो गए थे, लेकिन हर बार मैं शादी से इनकार कर दिया करती थी। भैया फिर भी मेरे साथ ज़बरदस्ती शादी करवाना चाहते थे। एक दिन मेरी भाभी कहने लगी कि गाँव में एक नारायण बाबा आए हैं। नारायण बाबा कौन था? मैं तो उसे जानती भी नहीं थी, लेकिन मेरी भाभी शायद जानती थी। भाभी कहने लगी, अरे तुम नहीं जानती नारायण बाबा को? नारायण बाबा ऐसी लड़कियों को अपने घर में जगह देते हैं, जिनके आगे पीछे कोई नहीं होता। अगर तुम शादी नहीं करना चाहती हो, तो हमारे घर से निकल जाओ और नारायण बाबा के घर में जाकर उनकी सेवा करो। उनके घर में तो बहुत सारी लड़कियां रहती हैं। अगर तुम भी चली जाओगी तो
कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। भाभी की बात को मैंने इग्नोर कर दिया था और फिर पड़ोस वाले घर में जाकर बैठ गई थी और उन्होंने भी मुझे नारायण बाबा के ही बारे में बताया। पड़ोस वाली आंटी कहने लगी कि तुम्हारे भाई या भाभी तुम्हें बहुत परेशान करते हैं, तुम भी एक काम क्यों नहीं करती, तुम नारायण बाबा के घर में जाकर रहने लगो। तुम्हें पता है नारायण बाबा के घर में रहने वाली लड़कियां बड़ी भाग्यशाली होती हैं। सुना है अगर नारायण बाबा के घर में 3 महीने गुजार लो तो उनकी शादी बड़े अच्छे परिवार में होती है और वह सारी जिंदगी खुश रहती हैं क्योंकि बाबा जी उनके लिए पूजा पाठ करते हैं। आंटी के मुंह से भी मैंने नारायण बाबा के बारे में बहुत तारीफ सुनी थी और फिर जब मैं अगले दिन सब्जी लेने गई तो वहां पर भी कुछ औरतें नारायण बाबा के बारे में बात कर रही थी। यह बाबा पहले किसी और गांव में रहता था लेकिन अब हमारे गांव में इसने अपना आश्रम बना लिया था और सुना है कि उस आश्रम में सिर्फ अपनी पत्नी के साथ रहते हैं और जबकि बहुत सारी जवान लड़कियों को उन्होंने अपने आश्रम में रहने के लिए जगह दी है जो बेचारी मासूम है और बेसहारा है। मैं वैसे भी एक मामूली सी शक्ल वाली लड़की हूँ। मेरी भाभी हमेशा मेरी शक्ल सूरत को लेकर मुझे बहुत ताने मारा करती थी। मेरे दिमाग में लोगों की बातें आ रही थी कि मैं क्यों ना नारायण बाबा के आश्रम चली जाऊं। फिर एक दिन मुझे लड़के वाले देखने वाले आए और जबरदस्ती मेरी भाभी ने मेरा रिश्ता तय कर दिया। लेकिन मैं यह शादी नहीं करना चाहती थी क्योंकि लड़के की माँ बहुत ज़्यादा चालाक थी। मुझे तो वह बिल्कुल अपनी भाभी की तरह लग रही थी। इसलिए मैंने शादी से साफ इनकार कर दिया और मेरा कहना था कि अगर मेरी शादी ज़बरदस्ती करवाने की कोशिश की तो मैं घर से भाग जाऊंगी। लेकिन फिर भी मेरे भैया भाभी मेरी शादी करवाना चाहते थे और फिर मेरे पास यही मौका था कि मैं घर से भाग जाऊं और बाबा जी के आश्रम में जाकर रहने लगूं। वैसे भी वहां पर बहुत सारी लड़कियां मेरी जैसी थी जो अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी। मैं अपने घर से भाग गई और बाबा जी के यहाँ चली गई। बाबा जी अपने भक्तों के पास बैठे हुए थे। जब मैंने उनके आगे हाथ जोड़ लिया और कहा कि बाबा जी प्लीज़ मुझे यहाँ पर रहने की अनुमति दे दीजिए, मैं अपने घर नहीं रहना चाहती, मेरे भैया भाभी ज़बरदस्ती मेरी शादी करवा रहे हैं। बाबा ने मुझे तसल्ली दी और समझाया कि तुम अब हमारे पास रहना, यहाँ पर तुम्हें पहनने के लिए कपड़े, खाने के लिए खाना और रहने के लिए जगह भी दी जाएगी। और हाँ, यहाँ तुम्हें हर वह अच्छा काम सिखाया जाएगा जो हर एक अच्छे इंसान को करना चाहिए। यहाँ तुम्हें भगवान की सीधी राह पर चलना सिखाया जाएगा। वहाँ के लोगों ने देखा कि बाबा मुझ पर इतनी दया कर रहा है, तो वहाँ के सारे लोगों ने उसकी तारीफ करना शुरू कर दी। उनका कहना था कि लड़की बहुत ही भाग्यशाली हो, जिसे बाबा जी ने अपने आश्रम में जगह दी है। बाबा जी का आश्रम बहुत बड़ा है और उन्होंने ऐसी बहुत सारी लड़कियों को अपने घर में रहने के लिए जगह दी है, जो बहुत गरीब लड़कियां हैं, जिनके पास कोई सहारा नहीं है। उन्होंने मुझसे कहा कि भगवान तुम जैसी किस्मत सबको दें, हमारे घर की बेटियों को भी भगवान बाबा जी को यहाँ आने का मौका मिले, वरना बाबा जी हर किसी को अपने घर में जगह नहीं देते। तुम मजबूर थी इसलिए तुम्हारा काम किया गया, नहीं तो गांव में न जाने कितनी लड़कियां बाबा जी के घर में रहने के लिए तरस रही हैं। सुना है कि बाबा जी जिसके सर पे हाथ रखकर आशीर्वाद दे देते हैं वो लड़की सारी जिंदगी अपने ससुराल में राज करती है। तभी तो यहाँ पर ढेर सारी लड़कियां आना चाहती हैं। सारे लोग बाबा के सामने उसकी इतनी तारीफ कर रहे थे क्योंकि बाबा जी की अच्छा इमेज बन गया था। मुझे भी यही लगता था कि बाबा सच में बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन वह कितना अच्छा है और कितना बुरा है यह तो मुझे तब पता चला जब मैंने वहां पर रहना शुरू किया। वो कोई अच्छा इंसान नहीं था बल्कि इस दुनिया में उससे बुरा इंसान कोई नहीं है। इस गांव के सारे ही लोग बाबा को बहुत मानते थे। जब मेरा उस आश्रम में पहला दिन था, मेरे गांव वालों ने मेरे भैया भाभी को बता दिया था कि तुम्हारी बहन घर से चली गई है। वो तो वैसे भी मुझे घर से निकालना ही चाहते थे, इसलिए तो मेरी शादी कर रहे थे। लेकिन मैं खुद अपनी मर्जी से बाबा के यहाँ चली आई, इसलिए उनको मुझसे छुटकारा मिल गया था। बाबा ने मुझे अपने यहाँ रखी हुई एक औरत के हवाले कर दिया। वह मुझे कमरे में ले गई थी और फिर मुझे भी उन जैसे ही कपड़े पहनाए गए और कहा गया कि तुम यहाँ का काम करो। बाबा का बहुत बड़ा आश्रम था, इसलिए वहाँ पर जो लड़कियाँ रहती थीं, उनसे वहाँ के सारे काम करवाए जाते थे, जबकि उनकी पत्नी महारानी बनकर हम लोगों पर राज करती थी और हम पर हुक्म चलाती थी। मुझे पहले दिन ही काम दे दिया गया कि मुझे ढेर सारे कपड़े धोने हैं। घर का काम करना तो मैं बहुत अच्छी तरह से जानती थी, मगर इतने सारे कपड़े धोना मेरे बस की बात नहीं थी। वहाँ पर वॉशिंग मशीन थी, लेकिन फिर भी बाबा जी की पत्नी ने कहा था कि तुम्हें हाथ से ही कपड़े धोने हैं, हमारे यहाँ मशीन नहीं चलाई जाती।
मैंने जैसे-तैसे करके वो कपड़े धो दिए थे, मगर गर्मी ज़्यादा होने की वजह से और इतने सारे कपड़े धोने की वजह से मेरी तबीयत ख़राब हो गई और मैं पहले ही दिन बीमार पड़ गई थी। मुझे सोने के लिए कमरा दे दिया गया। इस आश्रम में बिल्कुल जेल की तरह कमरे बने हुए थे, छोटे-छोटे और आगे जेल की तरह लोहे की सलाखें थीं। वैसे तो एक तरह की जेल ही थी क्योंकि यहाँ पर आने वाली लड़की अपनी मर्ज़ी से बाहर वापस नहीं जा सकती थी। लेकिन हैरान तो मैं तब हुई थी जब मैंने अपने सामने वाले कमरे में एक लड़की को बेबस हालत में देखा था। वह बहुत कम उम्र की लड़की थी। उसकी उम्र लगभग 15 साल होगी। बहुत कमज़ोर थी। बेचारी की आँखों के नीचे काले घेरे पड़े हुए थे और वह बहुत बुरे हालत में अपने कमरे में लेटी हुई थी। मैं अपने कमरे से उसके कमरे की तरफ साफ देख सकती थी। वह देखने में बहुत ही खूबसूरत थी। मैं उसके पास चली गई और उससे कहने लगी कि बहन तुम्हें क्या हुआ है? क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? और तुम कहाँ से आई हो? हमारे गाँव की तो नहीं लगती। वह तकलीफ भरे अंदाज में उठकर बैठ गई और कहने लगी कि हाँ, मैं इस गाँव की नहीं हूँ, पड़ोस वाले गाँव की हूँ। वहाँ वहीं की रहने वाली हूँ। मैंने कहा तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। वैसे तुम बहुत खूबसूरत हो। इस कमज़ोरी की हालत में भी तुम इतनी सुंदर लग रही हो। जब नॉर्मल होगी तो कितनी सुंदर नज़र आओगी। तो वह कहने लगी कि मेरी यही खूबसूरती ही मेरी दुश्मन बन गई है। एक लड़की गई है दवाई लेने के लिए बाबा जी के पास, खा लूँगी तो बिल्कुल ठीक हो जाऊँगी। वह मुझसे कहने लगी एक बात बताओ, ऐसा लगता है कि तुम यहाँ आज ही आई हो क्योंकि आज से पहले मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा। मैंने कहा आई हूँ क्या मतलब? मैं भाग के आई हूँ, मैं खुद यहाँ आई हूँ। मेरे भैया-भाभी ज़बरदस्ती मेरी शादी करवा रहे थे। लड़के की माँ बहुत चालाक थी, इसलिए मैंने शादी से इनकार कर दिया। लेकिन मेरे घर में तो मेरी चालाकी चलती ही नहीं है। मैं उन लोगों से छुटकारा पाकर यहाँ भाग आई। सोचा कि यहाँ आराम से ज़िंदगी गुजार लूँगी। वैसे भी मेरे गाँव के सारे लोग नारायण बाबा की बड़ी तारीफ़ करते हैं। वो लड़की मुझे देखकर मुस्कुराई और कहने लगी कि तुम नहीं जानती हो कि तुम कितने बड़े दलदल में फँस गई हो। यह बाबा और उसकी पत्नी बहुत घटिया लोग हैं। यहाँ पर लड़कियों की इज़्ज़त के साथ खिलवाड़ किया जाता है। गाँव के लोगों को लगता है कि बाबा बहुत अच्छा है, लेकिन तुम नहीं जानती कि इन लड़कियों को बाबा 3 महीने तक अपने पास रखता है। उनका इस्तेमाल करता है और उसकी पत्नी उन लड़कियों से घर के सारे काम करवाती है और जब लड़की पुरानी हो जाती है तो उसे शहर में ले जाकर बेच देता है। इस तरह बाबा के पास ढेर सारे पैसे आते हैं। लोग पूछते हैं कि हमारी बेटी कहाँ गई? तो बाबा उनको पैसे दे देता है और कहता है कि तुम्हारी बेटियों की शादी मैंने शहर में करवा दी है। वह बहुत खुश रह रही है। मगर मुझे हैरानी इस बात पर होती है कि गाँव वाले इतने सीधे हैं कि वो इस बाबा की बातों में आ जाते हैं और इनकी बातों पर यकीन कर लेते हैं। इन्होंने अपनी बेटियों को बाबा के हवाले करने के बाद कभी उनकी तलाश करने की कोशिश भी नहीं की, कभी यहाँ पर आकर उनसे मिलने की कोशिश भी नहीं की। यह नहीं सोचा कि अपनी बेटियों से मिल आएँ। देखना चाहिए मुझे कि वो किस हालत में हैं और अगर बाबा ने उनकी बेटियों की शादी करवा दी है, तो हमें देखना चाहिए कि बाबा ने उनकी बेटी की शादी कहाँ करवाई और किस परिवार में करवाई है, किस लड़के के साथ की है। मगर वह लोग तो अपनी बेटियों को बाबा के हवाले करने के बाद भूल ही जाते हैं। इस बाबा पर अंधविश्वास करते हैं और यह बाबा उनके भरोसे का कत्ल करता रहा है। बाबा उसे सख्ती से मना कर देता है, अगर तुम लोगों ने पलटकर अपनी बेटी को देखने की कोशिश की, तो तुम्हारी बेटियों का भविष्य बिगड़ जाएगा। आने वाली ज़िंदगी बहुत बुरी हो जाएगी। मुझे यहाँ आए हुए अभी 10 दिन हुए हैं। मैं जानती हूँ कि मेरे साथ भी ऐसा ही होगा क्योंकि मैं अपनी आँखों से कई सारी लड़कियों को बाबा के यहाँ से ले जाते हुए देख चुकी हूँ। वह बेचारी बुरी तरह से रोती हैं, मगर किसी भी लड़की की कोई सुनवाई नहीं की जाती। अक्सर लड़कियों को रात के अंधेरे में ले जाया जाता है ताकि बाबा को कोई देख न सके। मैं ज़्यादा खूबसूरत हूँ इसलिए बाबा मेरी इज़्ज़त को हर तरह से खराब करता है। उसकी पत्नी उसे रोकती नहीं है, जबकि वह सब कुछ जानती है अपने पति के बारे में। वह दोनों पति-पत्नी लोगों की सेवा के नाम पर लड़कियों की इज़्ज़त के साथ खिलवाड़ करते हैं। यहाँ तक कि लड़कियों की तस्करी की जा रही है। इस लड़की ने मुझे अपना नाम सीमा बताया था। मैंने उससे पूछा लेकिन तुम यहाँ तक कैसे पहुँची? तो वो कहने लगी कि सब लोगों की तरह मेरे माता-पिता को भी नारायण बाबा पर बहुत भरोसा है। मैं पढ़ना चाहती थी लेकिन मेरे माता-पिता ने मुझे पढ़ने नहीं दिया। एक दिन मेरी तबीयत खराब हुई तो गाँव के लोगों ने बताया कि पड़ोस वाले गाँव में जो बाबा हैं अपनी बेटी को वहाँ ले जाओ।
इसकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बाबा की काबिलियत के चर्चे तो पहले ही मेरी माँ और कई लोगों से गाँव में सुन चुकी थी। वैसे भी हमारे गाँव में अनपढ़ जाहिल लोग बाबाओं पर ज़्यादा भरोसा करते हैं। मेरी माँ भी मुझे बाबा के पास ले आई थी। बाबा ने 1-2 मंत्र मुझ पर फूँके और कहने लगे कि तुम्हारी बेटी ठीक हो जाएगी। बाबा मुझे बड़ी गौर से देख रहा था। हम दोनों माँ-बेटी वहाँ से उठकर जाने लगे। जब बाबा ने मेरी माँ से कहा कि तुम अपनी बेटी को मेरे पास छोड़कर जाना चाहोगी, मैं तुम्हारी बेटी का भविष्य सुधार दूँगा। तुम्हारी बेटी की कुंडली में दोष है। आगे चलकर इसकी ज़िंदगी बहुत भयानक होने वाली है। यह बात सुनकर मेरी माँ डर गई थी और उन्होंने बाबा जी के आगे हाथ जोड़ लिया और कहने लगी कि बाबा जी, अगर आप मेरी बेटी को अपने पास रख लेंगे तो मैं तो अपनी बेटी की बड़ी सौभाग्यशाली समझूँगी। क्योंकि मैंने सुना है कि जितने भी लोगों की बेटियाँ आपके पास आई हैं, उनकी शादी बड़े शहर में लोगों से हुई है, बड़े-बड़े लोगों से हुई है और वह अपनी ससुराल में आज राज कर रही हैं। मगर मुझे ना जाने क्यों डर लग रहा था। मैंने अपनी माँ को बहुत मना किया कि मुझे बाबा के पास मत छोड़ो, मुझे अपने पास लेकर चलो। लेकिन मेरी माँ ने मेरी एक बात ना सुनी। उन्होंने मुझे समझाया कि तुम बाबा के पास रहोगी तो तुम्हारी ज़िंदगी भी सँवर जाएगी। मैं तुम्हारे फ़ायदे के लिए ही कह रही हूँ। मैं घर जाकर तुम्हारे पिताजी से अनुमति लेकर आती हूँ। लेकिन मैंने अपनी माँ से कहा था, माँ प्लीज़ मुझे अपने साथ ले चलो। लेकिन मेरी माँ मेरी एक नहीं सुनी और मुझे बाबा जी के पास छोड़ दिया। मैं जानती थी कि मेरे पिताजी भी बाबा जी के घर में ठहरने के लिए मुझे परमिशन दे देंगे और फिर ऐसा ही हुआ। आखिरी बार मेरे माता-पिता मुझसे मिलने के लिए आए और उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया कि तुम बाबा जी के पास रहो और अपनी ज़िंदगी खुशी से गुज़ारना। बाबा जी ने मेरे माता-पिता से कह दिया था कि अब यहाँ अपनी बेटी से मिलने के लिए आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 3 महीने यह हमारे पास रहेगी। उसके बाद हम इसकी शादी शहर में किसी अच्छे बिज़नेसमैन के बेटे से करवा देंगे और तुम्हें तुम्हारी बेटी की शादी के फ़ोटो भी दे दिए जाएँगे। सीमा अपनी कहानी बताते हुए बहुत रो रही थी और कह रही थी कि अब तुम अपने कमरे में चली जाओ, क्योंकि यहाँ कोई न कोई औरत चेक करने के लिए आती रहती है कि सारी लड़कियाँ अपने-अपने कमरे में हैं या नहीं। अगर कोई आ गया और उसने तुम्हें मेरे कमरे में बैठे हुए देख लिया, तो तुम्हें इसकी सज़ा दी जाएगी। मैं नहीं चाहती कि मुझसे बातचीत करने की तुम्हें सज़ा दी जाए। मैं उस लड़की की बात सुनकर खामोशी से अपने कमरे में चली आई थी और अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। नम आँखों से उसे देख रही थी, क्योंकि उसकी कहानी बहुत दुःख भरी थी। मुझे डर लगने लगा था कि अब मेरे साथ क्या होगा? मैं सोच रही थी कि अगर मुझे घर से भागना ही था तो मैं कहीं और चली जाती, या फिर इससे अच्छा यही होता कि मैं अपने भैया-भाभी की मर्ज़ी के मुताबिक शादी कर लेती। कम से कम वहाँ सुकून की ज़िंदगी तो गुज़ार रही होती। मगर यहाँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं किसी नर्क में आ गई हूँ। मैंने अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार ली थी। अगला दिन निकल आया और जब सारी लड़कियों से कहा गया कि तुम लोग काम पर लग जाओ। सीमा भी अपने कमरे से बाहर निकल आई थी और काम-काज कर रही थी। सीमा और मुझे सफाई का काम दे दिया गया था। हम दोनों मालकिन के कमरे में सफाई के लिए गए थे। जब मैंने सीमा से कहा, सीमा हम लोगों को यहाँ से भागना होगा। यहाँ से भागने के लिए कुछ ना कुछ तो करना होगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पर नहीं रह सकते। मेरी बात पर सीमा मुस्कुराई और कहने लगी, तुम्हें क्या लगता है मैंने यहाँ से भागने की कोशिश नहीं की? मैंने यहाँ से भागने की काफ़ी कोशिश की थी, मगर मैं हर बार नाकामयाब रही। और तुम काम पर ध्यान दो वरना मालकिन आ जाएगी। सीमा और मैं सफाई कर ही रहे थे कि तभी अचानक से टेबल पर रखा हुआ शीशे का फ्लावर पॉट मुझसे गलती से ज़मीन पर गिर गया और उसके टूटने की आवाज़ बड़ी ज़ोर से आई थी। सीमा ने घबराकर मुझे देखा और मैंने भी उसकी तरफ देखा। सीमा कहने लगी कि तुमने यह क्या किया? तुम नहीं जानती कि मालकिन तुम्हें इसकी कितनी बड़ी सज़ा देगी। सीमा ने जल्दी से मुझे पीछे किया और कहने लगी कि तुम यहाँ से हटो। तुम जाओ यहाँ से, कमरे से निकल जाओ जल्दी से। यह सब कुछ मैं साफ़ कर रही हूँ। उसने मुझे ज़बरदस्ती कमरे से बाहर भेज दिया। मैं कमरे से निकल ही रही थी तभी अचानक मालकिन मेरे कमरे में आ गईं और कहने लगी कि किस बात का शोर मचाया हुआ है? क्या तोड़ा है? उसने देखा तो सीमा के गिरे हुए फ्लावर पॉट के काँच बीन रही थी। वो गुस्सा करती हुई सीमा के करीब गई और उसने सीमा के बालों को पकड़ लिया और उसे मारना-पीटना शुरू कर दिया। कहने लगी, मनहूस, तुझसे कोई काम ढंग से नहीं होता। यहाँ पर सारी लड़कियाँ आसानी से और अच्छी तरीके से काम करती हैं, लेकिन मैं देख रही हूँ कि जिस दिन से तू यहाँ आई है तुझे मेरे हाथ से ही मार खाना बहुत पसंद आ रहा है। कोई न कोई काम बिगाड़ती ही रहती हो।
मैं जल्दी से मालकिन के पास गई और मैंने उनसे सीमा को छुड़वाने की कोशिश की। मैंने कहा, मालकिन, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, यह सब तो मैंने किया है। उसने मुझे ज़ोर से धक्का दिया और वह कहने लगी, तू हट यहाँ से, इसके और मेरे बीच में कोई नहीं आना चाहिए, अगर तू आई तो तेरी भी खैर नहीं। उसने ज़बरदस्ती मुझे धक्के मारकर कमरे से निकाल दिया। सीमा बेचारी चीख रही थी और बहुत ज़ोर-ज़ोर से रो रही थी। मैं भी रो रही थी और दरवाजे को ज़ोर-ज़ोर से पीट रही थी। उसके चिल्लाने की आवाज़ मुझे बाहर तक आ रही थी और मैं तड़प-तड़प कर रो रही थी कि मेरी वजह से बेचारी सीमा का क्या हाल हो गया। बहुत देर के बाद बाबा की पत्नी बाहर आई थी और उसने मुझसे कहा था कि ले जा इस लड़की को यहाँ से, इसके कमरे में डाल के आ, यह किसी काम की नहीं है और इसकी जल्दी ही इसको इसके कमरे में छोड़कर काम पे लग जा, वरना तेरी हालत भी ऐसे ही करूँगी जैसे इसकी की है। मैंने जल्दी से सीमा को उठाया, उस बेचारे से तो उठा भी नहीं जा रहा था। उसे सहारा देती हुई उसके कमरे तक ले गई और उससे कहा, सीमा, तुमने मेरा इल्ज़ाम अपने सर पर क्यों ले लिया? तो वह कहने लगी कि मेरी ज़िंदगी तो यहाँ आने के बाद बर्बाद हो चुकी है। मैं यहाँ रोज़ किसी न किसी नए अत्याचार का शिकार हो रही हूँ, मगर तुम तो कल की आई हो। मैं नहीं चाहती थी जैसा मेरे साथ हो रहा है ऐसा तुम्हारे साथ भी हो। मैं तुमसे विनती करती हूँ कि अगर तुम्हें यहाँ से भागने का कोई भी रास्ता दिखाई देता हो, तो प्लीज़ तुम यहाँ से चली जाओ। क्योंकि यह एक बहुत खतरनाक जगह है। यहाँ पर आने वाला इंसान कभी भी सही सलामत यहाँ से वापस नहीं जा सकता। मैंने सीमा से कहा कि मैं यहाँ से भागने की कोशिश नहीं करूँगी। अगर यहाँ से भागी तो तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊँगी। सीमा कहने लगी, मैं यहाँ से जाकर क्या करूँगी? मेरे साथ तो काफ़ी कुछ गलत हो चुका है। अब मेरी ज़िंदगी की कहानी ऐसे ही चलती रहेगी। वह बिस्तर पर लेट गई और कहने लगी कि अब तुम यहाँ से जाओ। मैं सीमा के कमरे से वापस आ गई थी और अपने काम पर लग गई, लेकिन मेरा दिमाग बार-बार सीमा की तरफ ही जा रहा था। वह बेचारी कितनी तकलीफ़ में थी। यहाँ पर बाकी लड़कियों के साथ फिर भी ऐसा नहीं हो रहा था, जैसा सीमा के साथ हो रहा था, और ऐसा सिर्फ़ इसलिए हो रहा था क्योंकि बाबा के दिल सीमा पर आ गया था। और इसी तरह काम करते-करते रात हो गई थी। एक औरत मेरे कमरे में आई और कहने लगी कि चलो उठो, तुम्हें बाबा ने बुलाया है। मैं उसकी बात सुनकर घबरा गई थी, क्योंकि मैं जानती थी कि बाबा मुझे रात के समय कमरे में क्यों बुला रहा है। सीमा के साथ जो कुछ हो रहा था, वह मुझे याद आने लगा कि अब मेरे साथ भी ऐसा ही होने वाला है। मैं ज़ोर-ज़ोर से चीखने लगी और मैं वहाँ पर नहीं जाऊँगी। तो उस औरत ने मुझे मारना शुरू कर दिया और कहने लगी, जाना तो तुझे पड़ेगा ही, क्योंकि तू यहाँ आई है। तो यह सब तुझे बर्दाश्त करना होगा। मैं कहने लगी, नहीं चाहे कुछ भी हो जाए, मैं बाबा के कमरे में नहीं जाऊँगी। उस औरत ने मुझे मारना शुरू कर दिया। मैं ज़ोर-ज़ोर से रो रही थी। सीमा अपने कमरे से मुझे बचाने के लिए बाहर आई, तो उस औरत ने सीमा को भी मारना-पीटना शुरू कर दिया और कहने लगी, अब तुम दोनों ही बाबा के कमरे में जाओगी। हम दोनों ने उस औरत को धक्का दे दिया और हम दोनों वहाँ से भागने लगे, क्योंकि वो औरत बहुत खतरनाक थी। उसने पूरे घर में शोर मचा दिया कि यह लड़कियां भाग रही हैं, इन्हें पकड़ो। आश्रम में खूब शोर गूंजा तो बाबा ने उसकी पत्नी भी बाहर आ गई। हम दोनों भागने की कोशिश कर रहे थे जब पूरे घर में भयानक हड़कंप मच गया। वहाँ की औरतों ने जैसे तैसे हमें दबोच लिया था। हम जानते थे कि अब हमारा अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। हम दोनों पकड़े गए थे और अब हम दोनों की बुरी तरह से मारा-पीटा जा रहा था। सीमा बाबा से बदतमीज़ी कर रही थी कि ढोंगी बाबा, इस मासूम लड़की को तो छोड़ दे, तूने मेरे साथ जो किया उसका फैसला तो भगवान करेगा, मगर तुम दोनों पति-पत्नी को कभी भी मैं माफ़ नहीं करूँगी और ना ही कभी भगवान माफ़ करेगा। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, इस लड़की को जाने दे। जब बाबा ने मेरे मुँह पर एक ज़ोरदार थप्पड़ मार दिया और कहने लगा कि तुम दोनों सहेलियाँ बन गई हो, आज हम तेरी सहेली को ख़त्म करना होगा। उसे अपनी पत्नी की तरफ इशारा किया और उसकी पत्नी दूसरी औरत को इशारा करके उससे डंडा मंगवाई और उसी डंडे से मेरी आँखों के सामने ही सीमा को मारना शुरू कर दिया। वह सीमा को इतनी बुरी तरह से मार रही थी कि मुझसे देखा नहीं जा रहा था। मैंने लाख कोशिश की कि वह मेरे हाथ छोड़ दे और मैं सीमा को बचा लूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो सका। बाबा मुझे ज़बरदस्ती अपने साथ कमरे में ले गया। आज वह मेरी इज़्ज़त को ख़राब करना चाहता था। उधर सीमा बेचारी बहुत तड़प रही थी। वह मुझे खींच कर ले जाने की कोशिश कर रहा था, मगर मैं बार-बार पलटकर सीमा की तरफ देख रही थी और चिल्ला रही थी कि प्लीज़ उसे छोड़ दो, प्लीज़ हम दोनों को छोड़ दो, कोई हमें बचाओ। लेकिन यह सब करने का शायद कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि सीमा इतनी ज़्यादा चोट लग चुकी थी सीमा को कि वह बेचारी फर्श पर बुरी तरह से तड़प रही थी।
और तड़पते-तड़पते बेहोश हो गई थी। मगर फिर भी बाबा की पत्नी के हाथ नहीं रुके थे। वह लगातार डंडे से उसको पीटती चली जा रही थी और बाबा मुझे ज़बरदस्ती कमरे के अंदर ले गया था। उस रात मेरी इज़्ज़त बाबा के हाथों नीलाम हो चुकी थी। मैं बाबा के कमरे में थी, फिर 2 औरतें आईं और मुझे कमरे से ले गईं। मैंने सामने सीमा के कमरे की तरफ देखा तो वह खाली था। सीमा अभी तक वहाँ पर नहीं आई थी। सारी रात मैं इसी परेशानी में थी कि सीमा कहाँ है? उसे कमरे में क्यों नहीं लाया गया? मगर फिर सुबह हुई तो सच्चाई पता चली कि सीमा इस दुनिया से जा चुकी है। बाबा की पत्नी ने उसे इतनी बुरी तरह मारा था कि वो बेचारी घायल होते-होते इस ज़िंदगी की जंग हार गई थी और मुझे छोड़कर चली गई। उसकी मौत पर मैं बुरी तरह से रोई थी, मगर मैंने सोच लिया था कि मैं इस बाबा को सज़ा दिलवा कर ही रहूँगी। सुबह के समय बाबा ने सीमा के माता-पिता को बुलवाया था और उनसे कहा था कि तुम्हारी बेटी बीमार थी। उसे तेज़ बुखार हो जाने के कारण वह इस दुनिया को छोड़कर चली गई। हमने तो उसका बहुत इलाज कराया मगर वह नहीं बच सकी। उसके माता-पिता उसे देखने के लिए आए थे। वह बुरी तरह से रो रहे थे। बाबा ने सीमा का शव उनके हवाले कर दिया और उन्होंने सीमा की शक्ल देखी तो कहा कि इसे देखकर तो नहीं लगता ये बुखार से मरी है, क्योंकि उसके चेहरे पर बुरी तरह से निशान पड़े हुए थे और उसका शरीर भी जख्मी था। उन लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया कि आखिर तुमने मेरी बेटी के साथ क्या किया। आज जब उनको अपनी बेटी की मौत की खबर मिली थी तो वो लोग अपनी बेटी के लिए तड़प रहे थे, लेकिन इससे पहले तो उन लोगों ने बाबा पर इतना भरोसा किया था कि सीमा की तरफ कभी पलटकर देखने की भी कोशिश नहीं की थी। आज वो लोग बिलख-बिलख कर रो रहे थे, मगर उनकी आँखों के सामने उनकी बेटी का शव पड़ा हुआ था। बाबा ने जब यह बात देखी कि यह लोग धीरे-धीरे समझ रहे हैं कि उसकी बेटी के साथ क्या हुआ है, ज़रूर कुछ गलत किया गया है, तो बाबा ने खामोशी से 10 लाख रुपए उसके माता-पिता को देना चाहा। मगर उन लोगों ने कहा कि इसका मतलब यह है कि बाबा जी ने हमारी बेटी मरी नहीं है, बल्कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है। बाबा कहने लगा, अब तुम समझ ही गए हो तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी बेटी की ज़िंदगी इतनी ही लिखी हुई थी। वो इस दुनिया से जा चुकी है। यह पैसे रखो और अगर फिर भी तुम्हें पैसे कम लगते हैं तो मैं तुम्हें ज़रूर दे दूँगा। बाबा ने अपनी पिस्तौल निकाल कर सीमा के माता-पिता के सामने रख दी और कहा कि अगर ज़्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश की तो तुम लोगों का भी यही हाल होगा। तुम लोगों को भी जान से मार दूँगा। ऐसा करो, तुम लोग अपनी बेटी का शव यहाँ से ले जाओ और खामोशी से उसे किसी गड्ढे में दबा दो। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम्हारी बेटी मर गई है। अगर तुम दोनों ने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम दोनों को जान से मार दूँगा। सीमा के माता-पिता बहुत डर गए थे और फिर उन्होंने सीमा का शव उसके माता-पिता के हवाले कर दिया। सीमा के माता-पिता खामोशी से शव को ले गए और बाबा ने जो उसको बताया था, उसी हिसाब से वो लोग अपनी बेटी का शव ज़मीन में गाड़ चुके थे। इसका मतलब यह है कि उनकी बेटी का नामो-निशान ख़त्म हो गया है। और बाबा ने सीमा के माता-पिता से यह भी कहा था कि अगर कोई भी तुम्हारी बेटी के बारे में पूछा, तो यह कह देना कि बाबा ने उसकी शहर में शादी कर दी है और वह अब अपने ससुराल में बहुत सुखी रह रही है। सीमा के माता-पिता गरीब लोग थे, बाबा का सामना नहीं कर सकते थे, इसलिए खामोशी से रोते हुए अपनी बेटी का शव लेकर वहाँ से चले गए थे। लेकिन मैडम, मैं यह बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए मैंने कुछ भी करके वहाँ से मैं भागने का फैसला कर लिया था। मैं जानती थी कि मेरे भागने का अंजाम इस बार मेरी मौत ही होगी, मगर मैंने सोच लिया था कि मुझे बड़ी चालाकी से यहाँ से निकलना होगा। इस घर में रुकना अब मेरे लिए खतरे की घंटी साबित हो रही थी और मैं सीमा को इंसाफ दिलाना चाहती थी। अगर मैं भी बाबा या उसकी पत्नी के हाथों मर जाती तो फिर मेरा राज भी राज ही रह जाता, क्योंकि मेरे भैया-भाभी ने मुझसे कभी मिलने की कोशिश भी नहीं की और इस तरह कोई जान भी नहीं पाता कि इस घर में क्या हो रहा है। मैडम, मैं बड़ी खामोशी के साथ सुबह सवेरे जब सब लोग सो रहे थे, बचती-बचाती घर की छत पर चली गई और मैंने वहाँ से बहुत ऊँचाई से छलांग मारी थी। मैंने सोचा था भले ही मेरी टाँगें टूट जाएँगी, मगर मेरी जान नहीं जानी चाहिए। मुझे ज़िंदा रहना होगा, इस बाबा की सच्चाई दुनिया के सामने लानी होगी। मैं वहाँ से छलांग मारकर ज़मीन पर जा गिरी और मेरे पैरों से बुरी तरह चोट लगी आई है। आप मेरी चोट देख सकती हैं, लेकिन मैं फिर भी लंगड़ाती हुई वहाँ से जैसे-तैसे वापस आ गई हूँ और आपको यह सच्चाई बता रही हूँ। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं आता है, तो आप लोग जाके सीमा के माता-पिता से पूरी सच्चाई पूछिए, क्योंकि अब ये बाबा मुझे ढूँढने की कोशिश करेगा और न जाने कितनी लड़कियों के साथ यह गलत कर चुका है
और उसकी पत्नी भी उन लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद कर चुकी है और फिर ये लोग उन लड़कियों की शहर में तस्करी कर देते हैं। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ मैडम, मैं सब कुछ सच-सच बता रही हूँ। यहाँ पर इस लड़की की कहानी ख़त्म हुई थी। मैंने इससे कहा कि अच्छा ठीक है, तुम्हारी रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। मैंने अपने एक हवलदार से कहा था कि इस लड़की को हमारी कस्टडी में रखा जाए, इसे बाहर ना निकाला जाए, क्योंकि इसने बताया था कि इसकी जान को बाबा से खतरा है, इसलिए इसकी हिफाज़त करना हमारी ज़िम्मेदारी थी। जब तक हम पता नहीं लगा लेते कि आखिर यह सच बोल रही है या झूठ। हम लोग इन्वेस्टिगेशन के लिए निकल चुके थे। हमें सबसे पहले सीमा के माता-पिता के पास जाना था। हमने सीमा का पता लगा लिया था कि सीमा कहाँ की रहने वाली थी और उसके माता-पिता कौन थे। हम उसके घर गए तो उसके माता-पिता की आँखों से लग रहा था कि वो लोग बहुत रोए हुए हैं। जब हमने उनसे उनकी बेटी के बारे में पूछा, तो उस लड़की के मुताबिक उन लोगों ने हमें यही बताया था कि उसकी बेटी की शादी बाबा ने शहर में किसी अच्छी जगह करवा दी है और वह वहाँ पे सुखी रह रही है। इसका मतलब यही था कि उन लोगों ने हमसे साफ-साफ झूठ बोल दिया था। हमने कहा अगर आपने हमें सच्चाई नहीं बताई, तो हम आपको भी अरेस्ट कर सकते हैं। हमारे पुलिस स्टेशन में नारायण बाबा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई है। यह बात सुनते ही सीमा के माता-पिता चौंक गए थे और कहने लगे कि इतनी हिम्मत हमारे गाँव में आखिर किसके अंदर आ गई है कि नारायण बाबा के खिलाफ कोई रिपोर्ट दर्ज करवा सके। आप सच बता देंगे तो मैं आपकी बेटी को इंसाफ दिला सकती हूँ कि आपकी बेटी मर गई है। तो उन्होंने पहले तो इनकार किया क्योंकि उन्हें बाबा का बहुत डर था, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि अगर आप लोगों ने झूठ बोला तो मैं आपको भी अरेस्ट कर सकती हूँ। वैसे भी सच उगलवाना हम पुलिस वालों के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं। मेरी बात सुनकर वो लोग घबरा गए और मेरे पैरों में गिर गए और रोने लगे कि हमारी बेटी को बाबा ने मार दिया। हम तो बड़े भरोसे के साथ उसके पास अपनी बेटी को लेकर गए थे। हम चाहते थे कि हमारी बेटी का भविष्य सुधर जाए, मगर हमें नहीं पता था कि वह बाबा एक दिन हमारी बेटी को ही मार देगा। न जाने उसने हमारी बेटी के साथ क्या किया है। मैंने उनसे पूछा अच्छा तो फिर यह बात सच है कि आपकी बेटी इस दुनिया से जा चुकी है और आप लोग उसका शव खुद ही बाबा के घर से लेकर आए हैं? क्या बाबा ने आपको डराया धमकाया था? तो उन लोगों ने इस बात पर भी हामी भर ली थी और फिर उन लोगों ने मुझे सारी सच्चाई बता दी। उन्होंने अपनी बेटी का शव बाबा के कहने के मुताबिक जंगल में ही दबा दिया है। हमने उनसे कहा कि अच्छा हमें वो जगह दिखाइए जहाँ आपने अपनी बेटी को दबाया है। उन लोगों ने हमें वो जगह दिखा दी। जब हम उस जगह पे खुदवाई करवाए तो वहाँ से सीमा का शव निकला। हमने उस शव को फॉरेंसिक लैब में भेज दिया था। वहाँ से रिपोर्ट आई तो पता चला कि उसको मार-पीट कर घायल कर दिया गया था, जिसकी वजह से वो तकलीफ़ बर्दाश्त न कर सकी और उसकी मौत हो गई। उसकी रिपोर्ट में यह भी साबित हो चुका था कि उसके साथ कई बार गलत काम हो चुका है। जबकि हमने उस लड़की का भी टेस्ट करवाया और उसमें यह भी साफ पता चल चुका था कि उसके साथ भी एक बार गलत काम हो चुका है। सीमा ने यही बात बताया था कि भागने से 1 रात पहले उसके साथ यह सब कुछ हुआ था और उसी रात सीमा की मौत हुई थी और अगले दिन सीमा के माता-पिता को उसका शव दे दिया गया था और रात के समय वो लड़की छत से छलांग लगाकर हम लोगों के पास भाग कर आई थी। हमारे पास बाबा को अरेस्ट करने का पूरा पक्के सबूत थे और फिर इसी तरह से मैंने बाबा और उसकी पत्नी को अरेस्ट कर लिया था और गाँव के सारे लोगों को बाबा की सच्चाई दिखाई कि उनकी लड़कियों के साथ क्या कर रहा है। वहाँ पर कुछ लड़कियाँ ऐसी भी मिली जो बाबा की हवस का शिकार हो रही थीं और उसकी पत्नी की परेशानियों से जूझ रही थीं। जबकि कुछ लड़कियाँ ऐसी भी मिली जो बाबा की दीवानी थीं और खुशी-खुशी आकर वो जो कहता वो सब कुछ करती थीं और कुछ लड़कियाँ ऐसी भी थीं जिन्हें बाबा बेच चुका था और कुछ औरतें ऐसी भी थीं जो बाबा की गैंग में शामिल थीं। यह पूरा एक बड़ा-सा गैंग था। इस पूरे गैंग को हमने अरेस्ट कर लिया था और जो मासूम लड़कियाँ थीं उनको रिहा करवा दिया गया था। इस तरह सीमा को इंसाफ मिल चुका था, जबकि उस लड़की को उसके भैया-भाभी के हवाले कर दिया गया। हमने गाँव वालों को यह भी सीख दी थी कि आप लोग बिना सोचे-समझे और ढोंगी बाबाओं की बातों में आकर अपनी जवान और कुँवारी लड़कियों को ऐसे लोगों के हवाले ना करें, क्योंकि अपनी बेटियों को अपने घर में ही अच्छी लगती हैं। आपकी अपनी बेटियों को कभी बोझ ना समझें। अगर आप चाहते हैं कि उनका भविष्य सुधार सकता है, तो वो उनके पेरेंट्स होते हैं। गाँव के लोग इस घटना से काफ़ी डर गए थे और फिर उसके बाद गाँव के लोगों ने अपनी सोच बदल ली। हमने अपने गाँव के सरपंच से बात करके यह फैसला किया था इस गाँव में कोई भी बाबा नहीं आना चाहिए, क्योंकि बाबा पुराने ज़माने के होते थे। अब के बाबा तो ढोंगी होते हैं और लोगों को सिर्फ़ बेवकूफ़ बनाना जानते हैं।
बाबा जी की पत्नी को भी काफ़ी कड़ी सज़ा मिली थी, क्योंकि असली सज़ा की हकदार तो वही औरत थी, जिसने सीमा को पीट-पीट कर उसकी जान ली थी। मैं उस लड़की की मदद में से केस हैंडल कर पाई थी। उस लड़की की हिम्मत को मैं दाज़ देती हूँ, जिसने इतनी हिम्मत दिखाई और बाबा की सच्चाई हम लोगों के सामने लेकर आई। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।